करते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं फॉर द एक्टिविटीज़ दैट वी हैव टू कंप्लीट टुडे। ये कुछ नोट्स मैंने जो माइंड में आ रहे थे, जो हमारी चीज़ें स्किप हुई हैं, साथ साथ लिए थे स्टिकी नोट्स पे। अच्छा, लास्ट टाइम हम एक बात कर रहे थे दैट वाई द सम ऑफ, लास्ट टाइम हमने, अगर इफ़ यू रिमेंबर, बात की थी क्लास में दैट कि जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस की बात करते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता। वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस फर्स्ट। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं वाई एस टी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। ये इस वजह से ना शायद के सिग्मा की वैल्यू पता होगी तो सिग्मा स्क्वायर या अंडर रूट ले सकेंगे। सिग्मा कैलकुलेट नहीं हो सकता अनलेस कि आप सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करें, देन उसका स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर रूट लिया जाता है, दैट इज़ सिग्मा। तो उसकी रीज़न नहीं, दैट इज़ नॉट द रीज़न, उस पर बात करेंगे। नंबर्स की वजह से होता है, बिकॉज जो सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन होता है, दैट इज़ सम ऑफ डिविएशन होता है, दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। उसको हम एक्सेल में एक वर्किंग देख लेंगे, एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्डअप हो जाएगा। इसी तरह हम रिग्रेशन के एरर की बात करेंगे। व्हाट इज़ रिग्रेशन एरर और व्हाट इज एरर इन रिग्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा लास्ट टाइम हमने बात की थी गूगल स्कॉलर की। मैंने पर्सनली फील किया है कि मेडिकल या हेल्थ साइंसेज में ना पबमेड जो है वो इक्वली गुड रिसोर्स है। तो पबमेड में सर्च करने का जो है मेथड हम शेयर कर लेंगे आर्टिकल्स को। और नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ जो कि स्पेशली सोशल साइंसेज में, एचआर और मार्केटिंग एनालिटिक्स में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मीडिएशन, मॉडरेशन एंड कंडीशनल प्रोसेस एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि ये हेल्थ साइंसेज में यूज़ नहीं हो सकता, बट ये हेल्थ साइंसेज में आपके जो है ना जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क से मुराद है कि आप किसी डिज़ीज़ की बात करें, आप जो है ना वो बच्चों के इश्यूज़ की बात करें, आप वुमेन के इश्यूज़ की बात करें, आप अडल्ट्स के इश्यूज़ की बात करें, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर। मोस्टली जो इसका लिंक है वो बिहेवियर के साथ है। वो आप किसी हेल्थ केयर सेटिंग में डॉक्टर्स का बिहेवियर हो सकता है, हेल्थ केयर स्टाफ का बिहेवियर हो सकता है। हम इसको समझेंगे व्हाट इज़ मीडिएशन, मॉडरेशन एंड कंडीशनल प्रोसेस एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एचआर और मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए, लेकिन दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एनालिटिक्स। और मैंने कुछ पेपर्स भी रेलेवेंट जो है वो उसकी एग्जांपल के लिए सर्च किए हैं, दैट वी विल बी शेयरिंग। तो हम इनिशियली स्टार्ट लेते हैं जी। बस आज ये शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे, तो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगी। डिटेल तो होगी लेकिन बहुत लेंथी नहीं है कि हम बहुत सारा कंटेंट नहीं कवर कर रहे, बस ये 4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो डायरेक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट की जा सकती। दिस इज़ अ डेटा सेट। ये मैंने एक और डेटा सेट डाउनलोड किया है जिसमें 741 ऑब्जर्वेशंस हैं। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपको विजिबल है? ओके फाइन। तो देर आर 3 वेरिएबल्स, लेट मी डिलीट दिस। द वन इज वेट, दैट इज इन kg, second is height which is in meters, and third is age. So किसी एक वेरिएबल को हम पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेट को पिक कर लेते हैं। मैं नई शीट में डाटा ले आता हूँ।
दिस इज डेटा ऑफ वेट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बता दूं। फॉर एग्जांपल दीज आर द थ्री नंबर्स 3, 5 and 7. What will be the average of these three numbers? Its mean will be 5 because middle number जो है 3 जो है वो 5 से 2 नंबर्स लोअर है और 7 जो है वो 5 से 2 नंबर बियॉन्ड है, अबव है। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं दैट एक नंबर माइनस मीन, तो दैट इज डिविएशन। दिस इज डिविएशन। एक साइड, बिकॉज मीन इज अ सेंट्रल नंबर, जो एवरेज होती है दैट इज अ सेंट्रल नंबर, वो मिडल पॉइंट होता है, दैट इज अ एग्जैक्टली मिडल पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये है कि डेटा सेट में जितने भी नंबर्स होंगे इक्वलेंट नंबर लोअर टू द मीन होंगे एंड दैट मच नंबर वुड बी एट द अप साइड ऑफ द मीन। तो लाजमी बात है कि आपके पास जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसी वर्किंग को हम इस जो बड़ा डाटा सेट है इस पे अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिसकी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज ऑफ दी 741 individuals, average weight is 78.4 kg. Then we calculate। अच्छा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए? यू यूज दैट इज सम ऑफ x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n minus 1, and then this is a formula of variance. Then you calculate square root of this number, that is the standard deviation. तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिविजुअल नंबर में से जो मीन नंबर है उसे माइनस कर देते हैं, दैट इज इन द A743, और इसे मैं F4 के साथ फ्रीज कर रहा हूँ ताकि अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये ड्रैग ना करे। तो ये देखिएगा हर एक इंडिविजुअल सेल तो ड्रैग हो रहा है, लेकिन जो मीन का नंबर है दैट इज प्रेजेंट इन A743, दैट इज फ्रीज्ड। देन वी टेक इट्स स्क्वायर। अब आप इसका डायरेक्टली स्क्वायर कैलकुलेट कर लें या इसे मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज द स्क्वायर, तो इसे हम लिख लेते हैं जी, दैट इज W माइनस W बार, वेट माइनस वेट बार, दैट इज W माइनस W बार स्क्वायर। एक्सेल में ये हैट का सिंबल यूज किया जाता है स्क्वायर के लिए। यहाँ पर हमने स्क्वायर मिस किया है फॉर्मूला में, तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो आपके पास ये W माइनस W बार स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर हम इसे सम कर लेते हैं। इसे हम क्या कॉल कर सकते हैं? दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम मीन, बिकॉज 742 सेल तक जो डाटा अवेलेबल है कॉलम C के अंदर, ये हर एक इंडिविजुअल नंबर जो कि कॉलम A में मौजूद है, इसकी जो मीन का नंबर है दैट इज 78.4, इससे स्क्वायर डिविएशन है। जबकि कॉलम B में हमने इसका स्क्वायर नहीं लिया। इट मीन 78 इज द सेंट्रल नंबर। जितना डेटा, जितना वेट 78 से बिलो होगा उतना ही वेट 78 से अबव होगा। तो दैट इज वाई जो सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो दिस इज सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, कि जब आप मीन से इंडिविजुअल डाटा के पॉइंट्स का डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज मीन इज द सेंट्रल नंबर,
आप डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इक्विवेलेंट डाटा will be at the lower side, that will be the negative number, and equivalent data will be at the upper side of the mean, that will be the positive number. तो उसका सम करेंगे तो लाजमी बात है कि आपके पास आंसर 0 आएगा. सो इट मीन्स कि इस कॉलम से हम कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो जब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास जो माइनस के सिंबल हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं. तो हमने स्क्वायर किया, देन इसका हमने सम अप किया. सम अप करने के बाद हमने इसे डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, डिवाइडेड बाय n-1 के साथ वर्किंग की जाती है. आप लोग इससे वो जो है ना इंडिफरेंट रहें. सम टाइम n के साथ वर्किंग की जाती है, सम टाइम n-1 के साथ की जाती है. डिफरेंस ये है कि जो n है ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड n-1 सैम्पल के लिए यूज़ किया जाता है. तो दीज आर 741 नंबर्स. तो हम इसे 740 से वर्कआउट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 740. दिस इज द वेरिएंस. दिस इज द वेरिएंस. नाउ वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, दैट इज 32. अच्छा, व्हाट इफ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन of sample from Excel function? Answer will be the same. So this is the standard deviation calculated manually, and this is, मैं yellow कर देता हूँ इसे, this is calculated from Excel function standard deviation dot sample. Excel में हमारे पास दोनों functions मौजूद हैं, dot sample and dot population. तो सैम्पल के लिए सिंपली जो है वो डिनोमिनेटर में n-1 यूज़ किया जाता है, पॉपुलेशन के लिए n यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज़ द टेक अवे? तो टेक अवे है जी हमारा दैट सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन is always equal to 0. We calculate sum of square deviations from mean. तो इसी को कर देते हैं, that is which is variance. Square root of variance is standard deviation और ST. जी स्टूडेंट, सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दें, वो जो आपने स्क्वायर रूट में बताया. जी स्क्वायर रूट बात ये है. ओके फाइन. चलिए, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन दो तरह से कैलकुलेट की. अच्छा, डिस्कशन को सिंपल करने के लिए मैं कुछ सेल्स जो है ना वो हाइड कर देता हूँ. तो मैंने 2 या 3 सेल्स विजिबल रखे हैं, बाकी सेल्स मैंने हाइड कर दिए हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 3 और 741 के दरमियान बहुत सारा डेटा हिडन है, लेकिन ये मौजूद है. यहाँ पर आपके पास 2 लाइन्स शो हो रही हैं. तो कॉलम ए के अंदर आपके पास ओरिजिनल डेटा सेट मौजूद है. कॉलम बी में हमने उससे पहले हमने बल्कि 742 तक है हमारे पास डेटा. दिस इज योर ओरिजिनल डेटा सेट. दिस इज द 780 इज द मीन. वी सबट्रैक्टेड दिस मीन फ्रॉम इंडिविजुअल वेट पॉइंट्स. वी कैलकुलेटेड deviation from mean. Deviation from mean. 78 is the middle number. Therefore, the deviation, sum of deviation from mean must be equal to 0. We calculate square of w minus w bar. It means negative को हमने eliminate कर दिया. This is sum of squared deviation from mean. This is sum of square deviation from mean. तो क्योंकि हमने स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर रूट लेंगे
तो आपका जो स्क्वायर का इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। देन दिस इज़ द स्टैंडर्ड डिविएशन। और एक्सेल फंक्शन आपके पास है इज़ इक्वल टू, तमाम एक्सेल फंक्शंस आपके पास इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। STDEV मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन, डॉट फॉर सैम्पल। तो आपने रेंज दे दी, आंसर इज़ बिफोर यू। क्लियर है जी। नेक्स्ट पे बात करें, व्हाट इज एरर इन रिग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीज़ है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आप में से कोई कि एरर में जो होता है रिग्रेशन में, उससे क्या मीनिंग है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर इन रिग्रेशन? इसे आप रिग्रेशन कह लें, रिग्रेशन लाइन कह लें, इसे स्टैटिस्टिक्स में ना टेक्निकली OLS रिग्रेशन भी कहा जाता है। तो जहाँ पर OLS रिग्रेशन लिखा हो उसका मीनिंग भी रिग्रेशन ही होता है। जी, एनीवन, एनी आइडिया? डिफरेंस है ना, जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस है वो रिग्रेशन के तौर पे आ रहा होता है ना। जी बिल्कुल ठीक। तो हम एक वर्किंग करते हैं और इस डिविएटेड होगा वो होगा। यस, बात यह है कि बात तो है डिविएशन की, बट ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डिविएशन से डिफरेंट है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? डिविएशन फ्रॉम मीन, जो हमने कैलकुलेट की थ्रू वेरिएंस। तो यहाँ पर हम एक रिग्रेशन एस्टीमेट करते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर इन रिग्रेशन। तो आउट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स आई एम टेकिंग three variables, I am picking up the two. One is the weight in kgs and second is height in meters. तो रिग्रेशन एस्टीमेट हम करते हैं जी, डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन पहले से सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने y रेंज, y मीन डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट की रेंज को हमने दिया। इनपुट x रेंज में हमने हाइट को इनपुट किया। लेबल्स हमने इनपुट किए हुए हैं, कॉन्फिडेंस 90% ही रहने देते हैं, कांस्टेंट को हम 0 कर देते हैं, बिकॉज वी नो व्हेन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब 0 होगा, हाइट जब आपके पास 0 होगी, वेट मस्ट बी 0। देन देयर इज आउटपुट रेंज। तो D1 में हम रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये रो जो है क्यों एम्प्टी है? बिकॉज हमने इंटरसेप्ट को एलिमिनेट कर दिया है। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ हाइट, कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So that is 46.329. What is the meaning of this number? Anyone? ये वही बात है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है। No. This is not that number. चलें, इसकी हम इंटरप्रिटेशन लिखते हैं जी अपनी वर्ड फाइल में। वही एस्टीमेट नॉर्मली हम लिखते हैं ना, दैट इज dv इज अ फंक्शन ऑफ iv। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि वी नो आवर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं वेट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट, वेट इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। और इसे स्टैटिस्टिकली कैसे लिखा जाता है जी? इसे लिखा जाता है weight is equal to alpha plus beta into height. Because we do not have alpha mean intercept here, इसे हम eliminate कर देते हैं। And we have found after estimating regression that beta value is equal to
46.3 46.3। यहाँ पर हमने ये बात की थी, यू मस्ट नो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपको अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के यूनिट्स का पता होना चाहिए। वी नो दैट weight is measured in kgs. Let me reconfirm. जी, यहाँ से मैंने डाटा डाउनलोड किया था। एज ईयर्स में है, हाइट मीटर्स में है और वेट केजीज में है। वेट केजीज में है और हाइट जो है आपके पास मीटर्स में है। तो कोफिशिएंट हमें क्या बताता है जी? इसे हम बीटा भी कहते हैं, इसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसे हम स्लोप भी कहते हैं, इसे हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एक यूनिट चेंज इन हाइट इतना वेट बढ़ाएगा, या एक यूनिट चेंज इन वेट इतनी हाइट बढ़ जाएगी। जी, जेनेरिक इंटरप्रिटेशन बिल्कुल यही है, दैट 1 यूनिट चेंज इन हाइट विल लीड टू हाउ मैनी यूनिट्स चेंज इन वेट। तो यहाँ पर हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर भी मौजूद है 46, हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मौजूद है और हमारे पास साइन भी मौजूद है। बिकॉज इफ़ वी सी हेयर द साइन ऑफ बीटा इज पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो वो मेंशन होता। सो इसकी हम इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं, दैट विद 1 मीटर change in height leads to, या सिंपली लिख लेते हैं जी, 1 मीटर change in height leads to 46.3 kgs change in weight। 1 meter change in height leads to or results in 46.3 kg change in weight। अब स्टिल हमने यहाँ साइन को इग्नोर कर दिया लिखने में, तो अगर हमने साइन को भी ऐड करना हो, 1 मीटर चेंज इन हाइट इंक्रीजेज वेट बाय, बल्कि मैं दोनों लिखे रहने देता हूँ, इसको दोबारा लिख देते हैं। 1 meter change in height increases weight by 46.3 kgs। इसी को बीटा कहा जाता है, इसी को कोफिशिएंट कहा जाता है, इसी को स्लोप कहा जाता है, इसी को रेट ऑफ चेंज कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ बना लें, एक हम रफ सा आइडिया ले लेते हैं। तो अगर हम इसका, ये y एक्सिस है और इसी तरह आपके पास x एक्सिस है, तो क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ, इसका स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी लाइन जो है राइट टू लेफ्ट अपवर्ड मूव करेगी, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड मूव करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है। इफ़ वी आर हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल्स, तो दोनों के नंबर्स कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एस्टिमेट भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और रिग्रेशन एस्टिमेट करते हैं, डेटा एनालिसिस रिग्रेशन। हेयर वी इनपुट, यहाँ B का कॉलम है हाइट का, तो B1 से B742 को हम चेंज कर देते हैं C742। तो इट मीन्स यहाँ पर इसने एज को भी पिक कर लिया है। तो D1 में हमारे पास आउटपुट
उठाना है तो इसको हम E1 कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एज का भी इम्पैक्ट आ रहा है, एज का भी कोफिशिएंट आ रहा है। तो अगर हम बात करें, चलिए मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ। ये लाइन मैंने ड्रॉ की और भूल जाएं कि पहले कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है। ये दोनों अज्यूम करें कि अभी आपके पास ये सामने ग्राफ आया है। अब मुझे ये बताइएगा, इसके शायद कलर भी चेंज होते होंगे। चलें, कलर तो मुझे चेंज नहीं करना आ रहे, तो इसको हम अच्छा, एक लाइन को मैंने सिंगल बार से किया है इंडिकेट और दूसरी को डबल बार से इंडिकेट किया है। तो इससे आ नहीं जाता। हाँ चलिए, इसको हम 1 कर देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं, नीचे वाली लाइन को। मुझे ये बताइएगा अप्रॉक्सीमेटली, बहुत ही कोई अच्छी फिगर ये नहीं बनी, अच्छा ग्राफ नहीं बना। मुझे ये बताइएगा इनमें से कौन सी लाइन एज के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी लाइन हाइट के आप जो है वो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है, लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 2 वेट नहीं, वेट के लिए तो वेट तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज वेट। आपको पता लग रहा होगा कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे 2 हैं। मैं दोबारा से शीट शो करता हूँ। वेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट आर height and age. We have 2 coefficients. Impact of height on weight is 44. Impact of age on weight is 0.111 से भी लेसर है। तो इन दोनों, हमने इसको कहा ना, दिस इज द रेट ऑफ चेंज। कहाँ पे लिखा था हमने इसे? हम क्या कहते हैं जी? बीटा भी कहते हैं, कोफिशिएंट भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है हाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा है वेट पर, एज का इम्पैक्ट कम है, क्योंकि इनका रेट ऑफ चेंज हाइट का बहुत बड़ा है कोफिशिएंट और एज का कोफिशिएंट स्मॉलर है। अब इस लाइन से मुझे ये बताइएगा कि बड़े कोफिशिएंट की लाइन कौन सी इंडिकेट होती है यहाँ पर, लाइन 1 और 2? सर जो ज्यादा है जी, 1 बाय 1 ज्यादा चेंज हो रहा है वो 1 चेंज हो रहा है, राइट, और 2 में स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट इंक्रीज है, राइट, ठीक है। स्लोप इतना स्टीप नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एज का होगा। राइट, तो सबका क्लियर है ये बात कि जो लाइन ज़्यादा स्टीपर होती है, जो लाइन ज़्यादा स्टीपर होती है, दैट हैज़ मोर रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर कौन सी लाइन ज़्यादा स्टीपर है, आप मुझे मैसेज करके बता दें इधर ही मीट के अंदर, मीटिंग में ही मैसेज कर दीजिएगा ताकि सबका एक व्यू आ जाए। कहाँ पर होते हैं मैसेजेस? ये पड़े हुए हैं। चलो, मैसेज ही ऑफ हुए हैं। चलें, मैसेज कीजिएगा जी। मुजम्मिल ने बात की, डॉक्टर मुजम्मिल ने बात की कि जो आपके पास लाइन 1 है इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ये इंडिकेटिव है इम्पैक्ट ऑफ हाइट के लिए। सेकेंड लाइन का स्लोप कम है, दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ एज। लाइन 1 इज मोर स्टीपर, 1 इज मोर स्टीपर, 1, राइट। चलें, अब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इम्पैक्ट ऑफ IVs ऑन DV इज पॉजिटिव. Impact of IV on DV is positive. Both coefficients are positive. अगर कोई ऐसे वेरिएबल्स हों जिनका इम्पैक्ट नेगेटिव हो, अब यहाँ पर बताइएगा कौन सी स्लोप ज़्यादा स्टीपर है, फर्स्ट और सेकंड. यहाँ पर एक कोई IV होगा और यहाँ पर DV होगा. चेंज क्या है, यानी ऐसे जहाँ पर आपके पास नेगेटिव लाइन बनती है, डिक्रीजिंग स्लोप है, दोनों डिक्रीजिंग है, बट रेट ऑफ चेंज इज़ डिफरेंट. तो अगर एज्यूम कर लेते हैं ये कोई ऐसे वेरिएबल्स थे कि फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन के यूज़ से कोई स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होना था, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव. इफ़ बोथ कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, then which line has more negative slope, line 1 or 2? जी मुझे मैसेज में बता दें. line 2 is more steeper. चलिए line 2 आप कह रहे हैं जी ज़्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पर राइट line 2 का हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव है. जी आप जो हमारे पास HR एनालिटिक्स वाले हैं, आपको क्लियर है? स्टूडेंट्स मौजूद हैं? नाइला और अबू ज़र हैं, शायद अबू बकर हैं शायद. चलें फाइन जी. तो ये बात एक हो गई, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर. द मोर द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, the greater the rate of change is, the steeper the slope of that coefficient would be. The greater the rate of change is, either negative or positive, the steeper the slope of that coefficient would be. चलें जी, रिटर्न हम आते हैं इस रिग्रेशन पे. दिस इज द टू वेरिएबल रिग्रेशन. अच्छा, इसे हम एक और नाम दे देते हैं. इसे हम क्या देते हैं, दैट इज एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड. This is actual or observed weight. अच्छा, हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं जी? हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज वेट विल बी इक्वल टू β1. अब क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, β1 इंटू हाइट, मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, h for height, प्लस β2 इंटू each. तो इसे जब आप जो है एस्टिमेशन के बाद दोबारा से लिखेंगे, दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज, यू विल रिप्लेस β1 एंड β2 with these two numbers. तो you will write 44.272 डेसिमल पे लिख लेते हैं, इंटू हाइट प्लस 0.11 इंटू एज. तो ये इक्वेशन है जिसे हम एस्टिमेटेड और फिटेड इक्वेशन कहते हैं. एस्टिमेटेड और फिटेड इक्वेशन.
दिस इज द एक्चुअल डेटा, इसे मैं ग्रीन कर देता हूं, दिस इज द एक्चुअल डेटा। रिग्रेशन की हेल्प से हम ये करते हैं, वी यूज सम वेरिएबल्स एंड वी ट्राई टू प्रिडिक्ट दिस वेट फ्रॉम द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम वेट हैट कैलकुलेट करेंगे। वेट हैट क्या है, इसे आप कह लें एस्टिमेटेड फिटेड वेट। तो इट विल बी इक्वल टू, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 44 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट का नंबर है, इनटू प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, दिस इज द कोफिशिएंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एज प्लस multiplied by this height point, वेट हाइट और एज से हमने एस्टिमेट किया। तो डिपेंडेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट पर्पस हमने F19 में यूज़ की कोफिशिएंट, F20 में एज का कोफिशिएंट। तो हाइट और एज के कोफिशिएंट को हमने रिस्पेक्टिवली B3 और C3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि जब हम इसे ड्रैग करें तो 44 और 0.11 ड्रैग ना हो, तो हम F19 को फ्रीज कर देंगे F4 के साथ और F20 को फ्रीज कर देंगे। तो दिस इज़ द एस्टिमेटेड वेट, दिस इज़ द एस्टिमेटेड वेट। एक्चुअल वेट क्या है इस कैंडिडेट का, इस इंडिविजुअल का 109 kg, but from the two variables, that is height and age, we have calculated 88 weight। तो इसे ड्रैग कर लेंगे तो this is the estimated or fitted weight, estimated or fitted weight, इसे weight hat और y hat कहा जाता है। अब यहाँ पर आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज weight minus weight hat, this is the actual weight minus this is the estimated weight। तो 20 kg वो वेट है जो ये रिग्रेशन एक्सप्लेन नहीं कर सका पहले इंडिविजुअल के लिए। तो दिस इज द एरर ऑफ रिग्रेशन, दिस इज द एरर ऑफ रिग्रेशन। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जो आपके पास रिग्रेशन लाइन होती है, दैट इज मीन लाइन। इज देयर सम इशू इन द मीटिंग? बस वो बता रहा था 15 मिनट रह गए। ओके, चलिए इसके बाद हम एक बार और स्टार्ट कर लेंगे ताकि हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज आवर एरर ऑफ रिग्रेशन। तो बात समझ आ गई है कि व्हाट इज एरर इन रिग्रेशन? हमारा एक्चुअल वेट क्या है, ये कॉलम मौजूद है, दिस इज आवर एस्टिमेटेड वेट कॉलम डी के अंदर। वो पोर्शन ऑफ वेट जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सका, दैट इज एरर। अच्छा, इसका भी ना अप्रॉक्सीमेट सम 0 होता है, होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, E3 to E743 में भी इंटरसेप्ट के ना होने की वजह से है। सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, दिस सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसलिए हम इसका भी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या थे, दैट इज 742 डिवाइडेड बाय 740।
चलो इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं तक रखें जी। स्टूडेंट्स, आपको एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एरर का रिग्रेशन क्या है, कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वो पोर्शन जो कि रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दैट इज़ नोन एरर। अच्छा, इसे एरर भी कहा जाता है, रेजिडुअल भी कहा जाता है, एप्सिलॉन भी कहा जाता है, कुछ और भी इसके स्टैटिस्टिकल नेम्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इससे पहले, बल्कि हम ये भी लिखते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस नंबर 0.111? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0.11 1 unit change in weight, नो 1 unit change in height, age leads to 0.11 increase in weight. 1 year increase in age results in 0.11 kg increase in weight। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को आपने हमेशा माइंड में रखना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आपने हमेशा माइंड में रखना है जी। यहाँ तक वर्किंग क्लियर है सबको? चलें, लास्ट हमने थर्ड हमने पॉइंट लिखा था, दैट इज पबमेड जी। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखें, जब नॉर्मली देखें आपको अब इस एरर एक्चुअल को और मैंने कंप्लीट डाटा कॉपी किया है, इसे मैंने वैल्यूज़ में पेस्ट किया है, आईवीज़ को एलिमिनेट कर दिया है और हम इस पे ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं। जो आपके पास येलो लाइन है ये आपके पास वेट हैट है, नीचे आपके पास ना वो मेंशन भी है वेट इन केजी, जो कि ब्लू है, जो कि एक्चुअल है। वेट हैट जो है आपके पास येलो में, ऑरेंज कलर में या येलो कलर में मेंशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिग्रेशन की एस्टिमेटेड लाइन होती है दैट इज़ मीन लाइन, क्योंकि वो डेटा के सेंटर में से पास करती है। अब आप ये देखें कि जो एक्चुअल डाटा है वो यहाँ पर है तकरीबन, लेकिन फिट क्या हुआ है इन बिटवीन। ये आपके पास एक्चुअल डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, कहीं पर अबव हैं कहीं पर बिलो हैं। तो एक तरह से आप इसे भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो वो आपका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि आपने डाटा को प्लॉट जो है ना वो कैसे करना है। अभी हम तो उसी तरह से ना डॉक्टर मुजम्मिल बात कर रहे हैं फाउंडेशंस पे। जब हम कंप्लीट डाटा सेट्स पे बात करेंगे ना तो हम फिर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डाटा के प्लॉट्स, चार्ट्स या एनालिसिस की बात करेंगे, जो हमारी फाइनल के बाद हम वर्कशॉप्स कर लेंगे। चलें जी, ये आपके पास पबमेड है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वर्किंग करना चाहते हैं जी, स्लीप आपका एक टॉपिक है, तो ये आपके पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। इसमें फिर आप फर्दर भी जो है ना वर्किंग कर सकते हैं कि आपको फ्री आर्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं, क्लिनिकल ट्रायल, मेटा एनालिसिस, RCTs, रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, किस ईयर में वो पब्लिश हुआ हो,
तो ये आपको ना सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनकी एक सर्च प्रोवाइड करता है। अब डॉक्टर मुज़म्मिल, ये आपके रेलेवेंट अगर हम बात करें ना, तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि इसी पेपर को देख लें एज ए रेफरेंस, बिकॉज यहाँ पर आप टाइटल क्या है, हाउ स्लीप डेप्रीवेशन अफेक्ट्स साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो स्लीप का वेरिएबल है, स्लीप डेप्रीवेशन का, इट इज़ यूज्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किस तरह से ये अदर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करता है। लेकिन आप ये भी तो बात कर सकते हैं ना कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच रिजल्ट्स इन स्लीप डेप्रीवेशन। आप इसे डिपेंडेंट यूज़ कर लें तो वर्किंग आपकी क्या है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डाटा सेट, तो आप उस डाटा सेट में देख लें कि कौन से रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं जो कि रिग्रेशन इक्वेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस पेपर को फर्दर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा जी कि कौन से साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंडेंट यूज़ किए गए हैं। चलें, इस पे अभी हम टाइम नहीं लगाते, वापस आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ मीडिएशन, मॉडरेशन एंड कंडीशनल प्रोसेस एनालिसिस। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये आप बड़ी केयर से समझने वाला है, बहुत केयर से, बिकॉज इस टॉपिक में प्रॉब्लम ये है कह लें कि सारे टॉपिक्स इस तरह होते हैं ना कि सिंपल होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो लेकिन ये टॉपिक ना अम्ब्रेला की तरह है कि आप जब इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं ना, मीडिएशन को और मॉडरेशन को, जब ये CPA पे जाता है ना, तो जस्ट लाइक अम्ब्रेला ही ओपन होता है। एक